बैठिए। बैठिए। चलिए आज हम लोग पॉलिटी का 7वां क्लास को देखेंगे। कुछ दिन से क्लास नहीं हो रहा था, लेकिन अब रेगुलर क्लास होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग पॉलिटी के 8वां क्लास को देखते हैं। अच्छा, थोड़ा इसको ब्लैक लेना होगा हमको, क्योंकि दिखाई नहीं देता है ना आप लोग को। बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए, पेन वाइट चाहिए ना। चलिए ध्यान देंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? पॉलिटी में पढ़ रहे थे ना। पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? तो संविधान निर्माण के बारे में पढ़े थे। तो कुछ बताइएगा संविधान निर्माण के बारे में, कि संविधान निर्माण के बारे में आप लोग को क्या क्या बता चुके थे। तो संविधान निर्माण करने के लिए कौन सी समिति भारत में आई थी, आप बताइएगा। संविधान निर्माण के लिए कौन सी योजना भारत में आई थी? कैबिनेट मिशन योजना। कौन सा? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन योजना आई थी। कब आई थी कैबिनेट मिशन योजना? 24 मार्च 1946। ठीक ना, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना आई थी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास का। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के कितने सदस्य थे, अब कब आया था? तो हम बताए थे 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना भारत आया। और जब कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था तो हम बताए थे इसने अपना रिपोर्ट को प्रस्तुत कब किया था? 16 मई 1946 ईस्वी को। 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना ने अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। और इसके बारे में बताया था, इसने रिपोर्ट में बहुत सारे बातों को बताया था। ठीक है, ध्यान देंगे। कैबिनेट मिशन योजना में हम बताए थे 3 सदस्य थे। तीनों सदस्य का नाम बताइए आप, कौन कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। दूसरा नाम बताइए, AB एलेक्जेंडर और स्टोफोर्ड क्रिप्स। ठीक ना, तो सर पैथिक लॉरेंस, AB एलेक्जेंडर और स्टोफोर्ड क्रिप्स क्या थे? कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। ठीक ना, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक ना, तो कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था और कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान को लिखा गया था। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान देंगे। तो अब हम बताए थे कैबिनेट मिशन योजना को जब मुस्लिम लीग के द्वारा नहीं माना गया था तब क्या किया गया था? तो संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। जब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई तो कितने लाख की आबादी पर एक व्यक्ति को खड़ा होने का प्रावधान किया गया? तो 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति खड़ा हो सकते थे। ठीक ना, एक व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद हम बताए थे कितने सीटों पर चुनाव हुआ? तो 389 सीटों पर चुनाव हुआ। ठीक ना, और जब 389 सीटों पर चुनाव हुआ था तो आप बताइएगा कि 389 सीटों में से कितने सीट देशी रियासतों से ले गए थे और ब्रिटिश प्रांत से? तो हम बताए थे 292 सीट देशी रियासत से, 93 सीट ब्रिटिश प्रांत से, 292 सीट ब्रिटिश प्रांत से और 93 सीट देशी रियासत से और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। तो इस प्रकार से 389 सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक है, 389 सीटों पर जब चुनाव हुआ तो हम बताए थे आपको क्या, कि 389 सीट में से कांग्रेस पार्टी ने कितना सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था? 210 सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था। जब 210 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था, कांग्रेस पार्टी को कितना सीट मिला था? तो कांग्रेस पार्टी को मिला था 199 सीट। और अदर जो था नौ निर्दलीय उम्मीदवार इसको सपोर्ट किया था। इस प्रकार से हम बताए थे कांग्रेस पार्टी को 208 सीट मिल गया। ठीक है, 208 पार्टी से जीत मिला कांग्रेस पार्टी को। मात्र मुस्लिम लीग को मात्र कितना सीट आया था? 73 सीट आया था। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी बहुमत, यानी कांग्रेस पार्टी बहुमत में आई। और बहुमत में आने के बाद हम बताए थे क्या, कि कांग्रेस पार्टी में बहुमत आने के बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा लॉर्ड बेवेल की अध्यक्षता में क्या किया गया? एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। ठीक है, तो 2 सितंबर हम बताए थे, कब? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया लॉर्ड बेवेल की अध्यक्षता में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। क्लियर है? आगे ध्यान दें। और विभिन्न प्रकार के मंत्रालय और मंत्रियों का गठन किया गया था, जिसमें हम बताया था अंतरिम सरकार के मंत्रालय और मंत्रियों में जैसे सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। ठीक ना, होमी जहांगीर विभाग का ऊर्जा मंत्री बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय एवं गृह मंत्री को बनाया गया था, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा वित्त मंत्री लियाकत अली को बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश मंत्री बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कौन सा मंत्री बनाया गया था? तो कृषि मंत्री बनाया गया था। इन तमाम मंत्रियों को बनाया गया था कब? जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तब। ठीक ना, और जब कैबिनेट मिशन ये संविधान सभा का गठन कर दिया गया,
कांग्रेस पार्टी इसमें क्या सॉरी कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान के निर्माण के लिए क्या हुआ था, संविधान निर्माण करने के लिए जब मुस्लिम लीग के द्वारा नहीं माना गया, स्वीकार नहीं किया गया था कैबिनेट मिशन योजना को, तब हम बताएं कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आई और चुनाव कराया गया। जब चुनाव कराया गया तो कौन पार्टी जीती, कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी अंतरिम सरकार का गठन किया जो कि विभिन्न प्रकार के मंत्रालय और मंत्रियों को देखे। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान निर्माण करने के लिए बैठक की जाएगी। तो संविधान सभा का बैठक होगा, तो हम बताए थे कि संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था संविधान निर्माण करने के लिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ तो संविधान सभा के प्रथम बैठक में हम बताए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्लियर है। दूसरा बैठक हुआ कब, तो 11 दिसंबर हम बताए थे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, और दूसरे बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुन लिया गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्लियर है। इसके बाद बताए थे इसी बैठक में हम बताए थे एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया। क्लियर है। इसके बाद हम बताए थे क्या कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हम बताए थे प्रस्तावना को संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावना को ही उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। और इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग कब बनाया गया, तो हम बताए थे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग बनाया गया था। क्लियर है। आगे समझिए। इसके बाद क्या हम बताएं कि संविधान को बनाने के लिए कुल 13 समिति का गठन किया गया था, और 13 समिति में बताए थे सबसे प्रमुख समिति जो था प्रारूप समिति था। ठीक ना, 13 समिति में सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को मसौदा समिति या फिर पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। और प्रारूप समिति का गठन किसके अनुशंसा पर किया गया था, तो सत्यनारायण सिन्हा के अनुशंसा पर प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इसका गठन कब किया गया था, तो हम बताए थे कब, 29 अगस्त 1947 का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो हम बताए थे प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। क्लियर है। और इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य का नाम हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर आगे लिखा दे क्या, रहने दे, याद है, ठीक है, याद है। तो डीपी खेतान की मृत्यु हुआ था तो कौन उनके स्थान पर कौन आए थे, डीपी खेतान की जब मृत्यु हो गया था, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे डीपी खेतान, तो डीपी खेतान की मृत्यु के जगह बताइए कि कौन उनके जगह पर स्थान था, टी कृष्णाचारी थे। ठीक ना, याद रखा कीजिए। और बी.एल. मित्तल के जगह कौन आया था, बी.एल. मित्तल के जगह एन माधव राव। ठीक है, तो 7 सदस्य का नाम लिखा चुके हैं। चलिए आगे ध्यान देंगे। प्रारूप समिति का कितना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था, पूर्वी पश्चिम बंगाल से, लेकिन क्या हुआ ना, वो पाकिस्तान के क्षेत्र में जाने के कारण एक सीट महाराष्ट्र का खाली किया गया। किसको खाली किया गया, M.R. जयंकर, उनके स्थान पर फिर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चुनाव किया गया और फिर से इनको प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया। प्रारूप समिति के तीसरा और अंतिम बैठक कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को, और तीसरा और अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को लिख लिया गया, तय कर लिया गया, मसौदा तैयार कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया। किसी तरह का बात पूछे तो 26 नवंबर 1949, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान को लागू कब किया गया, तो संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक है, तो संविधान सभा का अंतिम बैठक प्रारूप समिति का अंतिम बैठक हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक ना, और इसी दिन संविधान को लिख लिया गया, तय कर लिया गया, मसौदा तैयार कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, प्रारूपण तैयार कर लिया गया, ये सब बात। लेकिन संविधान को जब लागू करने की बात आएगा तो संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया है, लागू किया गया। तो संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों इसी दिन लागू किया गया, तो हम आपको बताए थे क्या कि इसी दिन क्या हुआ था कि उससे पहले 26 जनवरी 1930 ईस्वी से भारत प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहा था, इसीलिए संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, चलिए अब आगे ध्यान देंगे। संविधान के बनाने के लिए हम बताते हैं कि कुल कितना दिनों तक बहस चला था, 114 दिनों तक संविधान सभा पर बहस चला था। संविधान सभा में कुल कितना बैठक हुआ था, 11 बैठक हुआ था, और अंतिम बैठक लेंगे जो कि 24 जनवरी 1950 को हुआ था, तो कुल बैठक मिलाकर कितना बैठक हुआ था, 12 बैठक हुआ था। संविधान सभा में अनुसूचित जाति की संख्या कितना था, 26, और बताए थे अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना था संविधान सभा में, 33। ठीक ना, और संविधान सभा में बताए थे कुल महिला सदस्यों की संख्या कितना थी, तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, रियाजुल ईसा, ठीक ना, रियाजुल एजाज ईसा जो थी संविधान सभा की एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य थी। ठीक है, आगे बताइएगा संविधान को लिखने में कितना समय लग गया, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लग गया। ठीक ना, संविधान को बनाने में कुल कितना खर्च लग गया, वीडियो ब्लिंक कर रहा है क्या, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं होगा।
ध्यान देंगे। तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 और 18 दिन लग गया, और संविधान पर कुल कितना, फिर भी लिंक कर रहे हैं ना, उसको दिखवाना होगा, ध्यान देंगे। संविधान पर कुल कितना खर्च हो गया था, 63,96,729 रुपया का खर्च आया था। संविधान को लिखने में कितना खर्च आया, 63,96,729 रुपया का खर्च आया था, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, संविधान को लिखने में लगभग कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। आगे ध्यान देंगे, संविधान में हम बताए थे कि प्रतिनिधित्व से कहाँ से कितना चुना गया, तो हम बताए थे मुस्लिम व्यक्ति के 213 व्यक्ति को मुस्लिम संप्रदाय से चुना गया था, सिख से चुना गया था कितना 79, और बताए थे 4 अन्य सिख से चुना गया था, ठीक ना, प्रतिनिधि था। और ये इसके बारे में हम बताए थे कि मुस्लिम प्रतिनिधि, ये मुस्लिम लीग को सदस्य कितना सीट आया था, तो मुस्लिम लीग को आया था कितना, 73 सीट आया था। ये बात को याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ तक हम बता चुके थे। अब ध्यान देंगे, संविधान को बनाने में हम बताए थे कि कितना समिति का, संविधान को बनाने में कितना, संविधान को बनाने के लिए हम बताए थे एक प्रमुख समिति, जैसे प्रारूप समिति बताए थे, उसी प्रकार से हम लिखाए थे क्या कि संविधान को बनाने के लिए कुल 13 समिति का गठन किया गया था, और 13 समिति में सबसे प्रमुख समिति एक बताए थे प्रारूप समिति आपको, ठीक है। तो आज से हम लोग क्लास यहाँ से शुरू करते हैं। पिछला क्लास का जो भी बात था हम आपको रिविजन करा चुके हैं, ठीक है, याद था ना ये सब बात। 2 दिन क्लास न हुआ तो इसका मतलब भूल जाइएगा, अपना काम करते रहिए। चलिए ध्यान देंगे, चलिए प्रारूप समिति देखेंगे। तो प्रारूप समिति तो सबको याद होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। कुछ प्रमुख समिति जो एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था, ठीक है। संघ समिति, या फिर आपसे पूछेगा संघ शक्ति समिति, ये दोनों का अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किनको, ठीक ना। तो संघ समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक। आगे ध्यान देंगे, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ना बहुत सारा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। जैसे देखिए, ये संचालन समिति हो गया, झंडा समिति भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको जेबी कृपलानी भी देता है, लेकिन झंडा समिति पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी लिखिएगा। कहीं कहीं आपको जेबी कृपलानी भी देगा झंडा समिति। देसी रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे, देसी रियासत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और किसी चीज के अध्यक्ष थे आप बताइएगा, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति एससी मुखर्जी। एक नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे ना, इसको लिख सकते हैं, नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे ध्यान देंगे, मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल ना, मौलिक अधिकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होंगे ना, प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। बस इतना ही आप याद रखें, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, इतना आपका एग्जाम हमेशा पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पांडुलेखन समिति देगा, प्रारूप समिति का पांडुलेखन समिति या फिर मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संचालन समिति, झंडा समिति और नियम समिति कौन हो जाएंगे, और देसी रियासत समिति, ये सब समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक समिति एचसी मुखर्जी, मौलिक अधिकार समिति और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे,
सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये संविधान निर्मात्री के लिए कुछ समिति थे जो कि हमेशा आप लोग याद रखेंगे, किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये संविधान निर्माण था, संविधान का निर्माण हो चुका है, संविधान निर्माण करने वाली समिति के बारे में हम देख चुके हैं। कुछ बात को देखेंगे, जब संविधान का निर्माण हो गया तो देखेंगे संविधान निर्माण के बाद कुछ बातों को, जैसे देखिए संविधान जब बनकर तैयार हुआ तब भारत का ये सबसे बड़ा विशाल संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक ना। और जब विशाल संविधान बनकर तैयार हुआ तब मूल संविधान में जिस समय संविधान लिखा गया उस समय अनुच्छेद की संख्या देखेंगे तो उस समय अनुच्छेद की संख्या 395 था, ठीक ना, मूल संविधान में। यानी जिस समय संविधान लिखा गया तो उस समय कुल अनुच्छेद की संख्या कितना, 395। ठीक, आगे ध्यान देंगे तो अनुच्छेद की संख्या 395। अनुसूची देखेंगे तो जिस समय संविधान लिखा गया तो उस समय अनुसूची की संख्या 8 थी, कितना, 8। भाग देखेंगे तो जिस समय संविधान लिखा गया था उस समय भाग की संख्या कितना, 22, ठीक ना। तो ये मूल संविधान की बात है। मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395, अनुसूची की संख्या 8 और भाग की संख्या 22। अभी वर्तमान समय में देखेंगे तो क्या है कि अनुच्छेद की संख्या 465 से भी अधिक हो चुका है, 60, 65, कहीं 444 भी आपको मिलता है, ठीक ना। तो 465 से अधिक हो गया है। अधिक होने का मतलब क्या हो गया कि ना, कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं क्या चीज़ कि 51 का क, ठीक ना, 243 का क ख ग, यानी जिस अनुच्छेद में आपको मिल जाए क ख ग, तो इस प्रकार से अनुच्छेद की संख्या बढ़ाया गया बाद में। तो इसी प्रकार से उप अनुच्छेद को लेकर अभी वर्तमान में देखेंगे तो 444 या 65 अनुच्छेद हो चुकी है, ठीक ना, 65 ही देखेंगे अभी। अनुसूची की संख्या, तो अनुसूची मूल संविधान जब लिखा गया था तो उस समय अनुसूची की संख्या 8 था, अभी अनुसूची की संख्या 12 हो गया, तो 12, 8 से बढ़कर 12 हो गया। इसको भी देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल कर लेंगे, ऐसा अनुसूची में भी पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कब किस अनुसूची को जोड़ा गया है और क्या संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो जैसे देखिएगा पहला अनुसूची, जैसे 8 के बाद 9वां अनुसूची जोड़ा होगा, तो 9वां अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत, तो 9वां अनुसूची इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 9वीं अनुसूची के लिए प्रथम बार संविधान में संशोधन किया गया। यानी प्रथम संविधान संशोधन हुआ कब, 1951, और प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि अधिग्रहण जो कि अनुसूची 9 है, जिसे अनुसूची 9 जोड़ा गया संविधान में। फिर देखेंगे तो ये अनुसूची 9, 10वां अनुसूची 10वां क्या था, तो दल बदल अधिनियम, इसके लिए क्या लाया गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल अधिनियम को अनुसूची 10 में जोड़ा गया था। क्लियर है, आगे देता अनुसूची 10 हो गया। 11वां देखेंगे तो 73वां संविधान संशोधन आया था 1992, 93 में लागू किया गया है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुसूची 11 को जोड़ा गया, ठीक है। 12 देखेंगे तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था कब, और 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992, 93 में, 92 में लाया गया, 93 में लागू किया गया। और 74वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूची कितना को जोड़ा गया, 12 को जोड़ा गया। तो ध्यान देंगे मूल संविधान में 8 अनुसूची था और ये चारों अनुसूची को जोड़ने के लिए एक एक संविधान संशोधन हुआ। इस प्रकार से वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना हो गई है, 12 हो गई है। क्लियर है, तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 और वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। क्लियर है। भाग की संख्या 22 देखेंगे, अभी भी भाग की संख्या 22 है, लेकिन उपभाग को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाते हैं, 25। क्लियर है, तो यह मूल संविधान की स्थिति है। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा बात को कि जब संविधान की बात होगा तो संविधान तो बनकर तैयार हो गया आपका 26 नवंबर 1949, ये बनकर तैयार हो गया, ठीक ना, लिख लिया गया, संविधान सभा को समर्पित कर दिया गया। लेकिन लागू किया गया है कब, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा समझना है हम लोग को कि एक अनुच्छेद हम लोग देखेंगे 393 और एक अनुच्छेद देखेंगे 394, ठीक ना। तो अनुच्छेद 393 में यानी संविधान जब बनकर तैयार हो गया तो चर्चा चलने लगा कि ठीक है संविधान क्या था। जब हम लोग शुरू में पढ़े थे तो हम बताए थे क्या कि संविधान क्या है, तो संविधान नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है जिसके द्वारा बड़े से बड़े लोकतांत्रिक देशों का शासन को संचालित किया जाता है। यानी संविधान जो था भारत का, यह एक किताब था, नियम था, इसी नियम के आधार पर देश को संचालित करना था या चलाया जाना था। तो इस संविधान का नाम क्या रखा जाए, तो इस संविधान के नाम रखने के लिए एक अनुच्छेद में चर्चा किया गया भारतीय संविधान में कि भारतीय संविधान का नाम क्या रहेगा। तो उस अनुच्छेद को हम लोग देखेंगे कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के नाम का चर्चा किया गया, ठीक है। तो समझिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद, तो 393। तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है, 393, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 के तहत भारतीय संविधान के नाम का चर्चा किया गया, ठीक ना, संक्षिप्त नाम का चर्चा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 के तहत भारतीय संविधान के
संक्षिप्त नाम का चर्चा किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चर्चा किया गया है, हाँ ठीक ना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 के तहत भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम का चर्चा किया गया और इसके तहत भारतीय संविधान का नाम क्या रखा गया? भारत का संविधान, ठीक ना। नाम क्या रखा गया, यानी भारत का नाम क्या रखा गया? तो नाम रखा गया भारत का संविधान। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 के तहत भारतीय संविधान के नाम का चर्चा किया गया है और इसके तहत भारतीय संविधान का नाम क्या रखा गया है? तो भारत के संविधान का नाम रखा गया भारत का संविधान। क्लियर है? तो ये अनुच्छेद 393 के तहत इस चीज का चर्चा किया गया है, समझे। चलिए अनुच्छेद 394 भी देख लेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। 394 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 के तहत 394 के तहत इस बात का चर्चा किया गया कि 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान लिख लिया गया था, यानी किस दिन? 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान लिख लिया गया था, उसी दिन संविधान के 16 अनुच्छेद को लागू किया गया, ठीक ना। तो 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान यानी लिखा गया उसी दिन संविधान के कहीं कहीं ना 15 आपको मिलेगा, लेकिन 16 अनुच्छेद है, अनुच्छेद के 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया, ठीक ना। तो इस बात को याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 के तहत 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखा गया और इसी दिन क्या किया गया? उसी दिन संविधान के 16 अनुच्छेद को लागू किया गया। तो कौन कौन सा अनुच्छेद को लागू किया गया था, इसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे। ऐसे एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन देख लिया अनुच्छेद याद रखेंगे कौन सा अनुच्छेद के तहत, 394 के तहत। और इस दिन कौन कौन से अनुच्छेद को लागू किया गया तो ध्यान देंगे। अनुच्छेद 5 को लागू किया गया, अनुच्छेद 6 को लागू किया गया, अनुच्छेद 7 को लागू किया गया, अनुच्छेद 8 को लागू किया गया, अनुच्छेद 9 को लागू किया गया, अनुच्छेद 60 को लागू किया गया, अनुच्छेद 324 को लागू किया गया, अनुच्छेद 366 को लागू किया गया, अनुच्छेद 367 को लागू किया गया, अनुच्छेद 379 को, आगे ध्यान देंगे, अनुच्छेद 380 को, 388 को, 391, 392, 393 और 394, यानी इतना अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया? तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। तो ध्यान देंगे 16 अनुच्छेद देखिए पूरा या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक ना। तो इतना अनुच्छेद को 16 अनुच्छेद को लागू किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है? तो ये दो अनुच्छेद आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन सा अनुच्छेद है तो हम क्या बताएं? 393 के तहत पहला अनुच्छेद 393 याद रखना आपको किस चीज के लिए कि भारत के संविधान के नाम का चर्चा किया गया है। और 394 में क्या बताया कि जब संविधान को लागू किया गया, संविधान को जिस दिन लिखा गया था 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन हम क्या बताएं कि इसी दिन 16 अनुच्छेद को लागू किया गया। कौन कौन सा अनुच्छेद को लागू किया गया इस चीज को आप समझ चुके। कौन कौन सा अनुच्छेद को लागू किया गया है तो 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 324 को, 366 को, 367 को, 379 को, 380 को, 388 को, 391 को, 392 को, 393 को और 394 को, यानी 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। कब? तो 16 अनुच्छेद को लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है? तो ये हम लोग तक था, ये सब था हम लोग का भारतीय संविधान की चर्चा। चलिए अब भारत के संविधान बन चुका है, 395 अनुच्छेद देख चुके हैं, 8 अनुसूची मूल संविधान में था, वर्तमान में 12 अनुसूची है और भाग की संख्या कितना? 22। अब संविधान की कुछ विशेषता को देखते हैं। भारत का जब संविधान बन गया है तो भारत के संविधान की क्या क्या विशेषता है इसको समझते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, चलिए देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं को, देखेंगे कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है।
पहला ध्यान देंगे, भारत का जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक ना। ऐसा लिखित संविधान विश्व का किसी का नहीं है। तो भारत का जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो पहला विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना। ठीक ना, भारत का संविधान जो बना विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना, ठीक है। अब ध्यान देंगे तो ये विशेषता है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और सर आइवर जेनिंग है, ठीक ना, सर आइवर जेनिंग, आइवर जेनिंग भारत के विशेष संविधान को, भारत के लिखित संविधान को कठोर सबसे बृहद संविधान का दर्जा दिया, ठीक ना। तो सर आइवर जेनिंग के द्वारा भारत के संविधान को बृहद संविधान का दर्जा दिया गया। ये बृहद संविधान, बृहद या सबसे बड़ा लिखित संविधान का दर्जा दिया गया, बृहद या सबसे बड़ा लिखित संविधान का दर्जा दिया है, ठीक ना। तो सर आइवर जेनिंग के द्वारा भारत के संविधान को बृहद संविधान या विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान का दर्जा दिया गया। चलिए आगे ध्यान देंगे, भारत का जो संविधान है ना तो कठोर और लचीला दोनों का मिला जुला रूप है। तो इस बात को भी याद रखना है हम लोग को कि भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का मिला जुला रूप है या दोनों का मिश्रण है। तो याद रखेंगे भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का सम्मिश्रण या मिश्रण है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर एक बार समझ लेंगे, कठोर कहने का मतलब कि संविधान में कोई बात कठोर बन गया है तो उसको लचीला या उसको सुधारा कैसे जा सकता है। तो इसके लिए भारतीय संविधान में एक प्रावधान किया गया संशोधन का। तो संशोधन का कौन सा प्रावधान है, तो अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में एक संशोधन प्रक्रिया है जिसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ठीक ना, संशोधन प्रक्रिया को। और इसके तहत संविधान में कोई कठोर कानून बन गया है तो उसको क्या किया सकता है, सुधार किया जा सकता है, उसको हल्का किया जा सकता है। इसी कारण से भारत के संविधान को कठोर और लचीला दोनों का मिला जुला रूप कहा जाता है। और अनुच्छेद 368 जो है ना दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और इसकी चर्चा हम लोग देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 20 में है, ठीक ना। तो भाग 20 में चर्चा किया गया भारतीय संविधान के क्या चीज का, तो संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का, जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया सुधार किया जा सकता है या कुछ बदलाव किया जा सकता है। यह प्रक्रिया किस देश से संविधान से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। क्लियर है। आगे हम लोग संवैधानिक स्रोत में बहुत सारे बात पढ़ने वाले हैं। चलिए भारत में क्या है कि शासन प्रणाली का कैसा रूप है, तो भारत में शासन प्रणाली का संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, ठीक ना। जबकि हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब लोकतंत्र पढ़ रहे थे तो उसमें दो तरह की शासन प्रणाली पढ़ रहे थे, एक संसदीय शासन प्रणाली और एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो भारत में जो शासन प्रणाली अपनाई गई है भारतीय संविधान के द्वारा, तो कौन सा शासन प्रणाली अपनाई गई, तो संसदीय शासन प्रणाली, ठीक ना। तो भारत की विशेषता है कि भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। कौन सा प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया किस देश के संविधान से, तो ब्रिटेन के संविधान से। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किसके संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। और एक बात और थोड़ा सा ध्यान देंगे, संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है, तो संसदीय शासन प्रणाली में देश के प्रधान दो होते हैं, एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो होंगे नाम मात्र के और देश के सर्वोच्च प्रधान जो होंगे प्रधानमंत्री होंगे। इस ऐसी शासन व्यवस्था को संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। अगर अध्यक्षीय शासन प्रणाली देखेंगे तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहा जाता है जिसमें देश के सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होंगे, वहां पर प्रधानमंत्री नहीं होते। जैसे अमेरिका, तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली वैसे शासन प्रणाली को कहा जाता है, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को लिया गया है, ठीक ना, यह विशेषता सब मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान में
मौलिक अधिकार को समावेशित किया गया और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो लिया गया अमेरिका के संविधान से, ठीक है। तो यह भी भारतीय संविधान की विशेषता। मौलिक कर्तव्य भी शामिल किया गया भारतीय संविधान में बाद में आगे चलकर, और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से, तो रूस के संविधान से, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया, और मौलिक कर्तव्य को जो शामिल किया गया किसके संविधान से, तो यह रूस के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य को हम लोग देखेंगे कि संविधान के लिखने के बाद में शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, और भाग 4 के क में, कहाँ पर, 4 के क में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, और 51 के क अनुच्छेद में, ठीक ना। और किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह रूस के संविधान से लिया गया। एक क्वेश्चन और इसमें अगर पूछा जाए किसके अनुशंसा पर जो लिया गया है, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य भी भारतीय संविधान की विशेषता है, मौलिक अधिकार भी भारतीय संविधान की विशेषता है, और इसके बारे में हम लोग व्याख्या आगे पढ़ेंगे जब भाग 4 है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, तो सबके बारे में पढ़ना है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता है। आगे विशेषता देखिए, तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी शामिल किया गया है। क्या शामिल किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से राज्य के लोक कल्याणकारी भावना का उद्भव होता है, ठीक ना। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी, राज्य को प्रगति होता है, राज्य की प्रगति होता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी एक हरी नागरिकता। ऐसे अमेरिका में जाइएगा तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता कहने का मतलब कि अगर आप भारतीय है, किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दी जाती है, ठीक ना। तो भारत में क्या है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। और एकल नागरिकता में क्या है कि आपको एक ही देश के नागरिक की नागरिकता दी जाएगी। आप भारत के देश के नागरिक होंगे और राज्य के क्या होंगे, निवासी होंगे, ठीक ना। तो ये एकल नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में। और विशेषता को देखेंगे तो भारत में क्या है ना कि वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। वयस्क मताधिकार और मताधिकार, तो ध्यान देंगे, भारत में वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। और वयस्क मताधिकार किसे कहा जाता है, तो वैसा नागरिक जिसको वोट देने का अधिकार है, और वोट देने के अधिकार को ही मताधिकार कहा जाता है। और वैसा कौन नागरिक जिसका उम्र 18 वर्ष हो चुका है, 18 वर्ष हो चुका है और निर्वाचन सूची में नाम है, उसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। और वोट देने का अधिकार हम लोग का कौन सा अधिकार है, तो राजनीतिक अधिकार है, ठीक ना। और इसकी चर्चा, वोट देने की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में किया गया है, तो अनुच्छेद 326 के तहत हम लोग वोट देने का अधिकार देती है संविधान, ठीक ना। तो वयस्क मताधिकार के भी, वयस्क मताधिकार जो है भारतीय संविधान की एक विशेषता है। और वयस्क मताधिकार कितने उम्र से आदमी व्यक्ति क्या कर सकता है, वोट का प्रयोग कर सकता है, तो 18 वर्ष की उम्र के व्यक्ति वोट का प्रयोग कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 326 के तहत, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान में अगर देश में क्या होता है ना कि अगर कुछ युद्ध वगैरह विकट स्थिति आती है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पास आपातकाल की भी शक्ति दी गई है, ठीक ना। तो संविधान की विशेषता है, विशेष स्थिति में आपातकाल का प्रावधान है। भारत का संविधान ना संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिला जुला रूप है। यानी संघ के लिए अलग से कानून का निर्माण हो सकता है, राज्य के लिए अपना अलग से कानून का निर्माण हो सकता है। तो ये सब भारतीय संविधान की क्या है, विशेषता है। तो ये भारतीय संविधान की विशेषता जो कि देखेंगे। इसके अलावा और सारा होगा जो कि हम लोग पढ़ते रहेंगे, ध्यान देंगे। तो भारत की संविधान की विशेषता में क्या बताया, विश्व का, यह भारत का संविधान जब बना तो यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना। ये सर आइवर जेनिंग के द्वारा क्या कहा गया कि यह भारत का संविधान वृहद संविधान या सबसे बड़ा लिखित संविधान का दर्जा दिया गया। भारत के संविधान में कठोर या लचीला दोनों का मिला जुला रूप है। कठोर को लचीला किया सकता है किस अनुच्छेद के तहत, 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन प्रक्रिया की चर्चा अनुच्छेद के भाग कितना में है, भाग 20 में। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में मौलिक अधिकार समावेशित है। भारत में मौलिक कर्तव्य को भी लिया गया भारतीय संविधान में। आगे समझिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। एकल नागरिकता को सम्मिलित किया गया है। भारतीय वयस्क मताधिकार का, और सबसे बड़ा बात भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता की बात कहती है, ठीक ना। यानी सभी धर्म को मानने वाली भारतीय संविधान है, धर्म निरपेक्ष।
धर्मनिरपेक्षता की बात करती है भारतीय संविधान, ठीक ना। तो ये था भारत की संविधान की विशेषता, क्लियर है। अब ध्यान देंगे, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया तो क्या हुआ कि भारत के संविधान में क्या किया गया ना, 60 देशों, भारत के संविधान को बनाने के लिए 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। और जब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया तो सभी देशों से महत्वपूर्ण बातों को लिया गया, जिसे हम लोग विदेशी स्रोत के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अभी विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत। तो ध्यान देंगे, विदेशी स्रोत कहने का मतलब कि भारत के संविधान का जब निर्माण किया गया तो हम क्या बताएं, कितने देशों का संविधान का अध्ययन किया गया, 60 देशों के, लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया है, ठीक ना। और 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया गया। संविधान को बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, क्लियर है। और संविधान को बनाने में हम बताएं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। और कुल कितना खर्च लगा, तो 63,96,729 रुपया। चलिए अब ध्यान देंगे, कौन विदेशी स्रोत के रूप में किस देश से के संविधान से क्या क्या चीज लिया गया। तो एक एक देश को हम लोग लिखेंगे पहले। चलिए तो पहला लिख लेते हम ब्रिटेन। चलिए ध्यान देंगे, तो ब्रिटेन के संविधान से हम लोग देखेंगे क्या क्या लिया गया है। तो संसदीय शासन व्यवस्था, और संसद से संबंधित जितना बात होगा लगभग इसी के देश के संविधान से लिया गया है। चलिए ध्यान देंगे, संसदीय शासन व्यवस्था, और इसी में देखेंगे संसद से संबंधित बातों को ही द्विसदनीय, संसद में 2 सदन होता है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक ना। तो ये 2 सदनीय शासन व्यवस्था भी किसके संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, द्विसदनीय, ठीक ना। तो द्विसदनीय शासन व्यवस्था किसके संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा राष्ट्रपति के समान जो पद है, जैसे ब्रिटेन में जो होंगे ना, वो ऐसा ही संवैधानिक पद, राष्ट्रपति का पद किसके संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। तो राष्ट्रपति का संवैधानिक पद, तो ध्यान देंगे, संवैधानिक पद इसी के संविधान से। एक समान कानून व्यवस्था, ठीक है ना, क्या चीज, एक समान कानून व्यवस्था किसके संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता, विधि का शासन या एक समान कानून व्यवस्था, यही होता है। चलिए आगे ध्यान देंगे, तो एक समान कानून व्यवस्था, एक समान विधि व्यवस्था, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति का संवैधानिक पद, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, मंत्रिमंडल की व्यवस्था। संसद से संबंधित कोई भी बात आएगा तो सब ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडल, ठीक ना, मंत्रिमंडल की व्यवस्था। इसके अलावा एक बात ध्यान देंगे, मंत्रिमंडल या संसद से ही संबंधित बात क्या होगा कि मंत्रिपरिषद, एक मंत्रिपरिषद के बारे में कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। यह भी व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और इसकी चर्चा हम लोग देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के तहत किया गया है। तो ध्यान देंगे क्या है, तो ध्यान देंगे इसके बारे में क्या है। चलिए क्या है, तो इसको देख लीजिए, मंत्रिपरिषद क्या बताया, तो ध्यान देंगे, इसको हम लोग संसद में पढ़ लेंगे, इसे याद कर लेंगे। नोट करना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये ब्रिटेन के संविधान से इन सब बातों को सम्मिलित किया गया भारतीय संविधान में। कौन कौन सा बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये सब हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ठीक ना, संसद में 2 सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ही। राष्ट्रपति का संवैधानिक पद या औपचारिक पद जो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। जबकि उपराष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। क्लियर है। भारत में एक समान कानून व्यवस्था जो लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। अब ध्यान देंगे, एक समान कानून व्यवस्था में 3 तरह का आपसे बात पूछेगा। एक समान विधि व्यवस्था या एक समान कानून व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान के से, और विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका के संविधान से, और विधि के समक्ष स्थापित प्रक्रिया अगर पूछ दिया जाए तो जापान के संविधान से। तीनों बात समझ गए। पहला क्या बात बताए, एक समान कानून व्यवस्था, दूसरा बताए विधि के समक्ष स्थापित प्रक्रिया जापान, और विधि का संरक्षण या कानून का संरक्षण अमेरिका। क्लियर है। चलिए, एकल नागरिकता किसके संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडल की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से। मंत्री और संसद से संबंधित सब बात ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुच्छेद कितना के तहत, 75 के 3 के तहत। और एक अधिक मतों से जीतने की व्यवस्था किसके संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। अधिक मतों से
जीतने की व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, चलिए तो ये था ब्रिटेन। अब हम लोग अमेरिका के बारे में देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। चलिए ध्यान देंगे, पढ़े हुए आप ना, तो अमेरिका के संविधान से देखेंगे क्या क्या लिया गया है। ठीक ना, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, पहला ध्यान देंगे उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का पद किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, यह भी अमेरिका से। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। तो ये अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा मौलिक अधिकार, ठीक ना, इसके अलावा प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना अगर बोला जाए अमेरिका, अगर पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा तब ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है, तो प्रस्तावना किसके संविधान से? क्या ब्लिंक कर रहा है क्या? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अगली बार से ठीक करवा देंगे, आ जाएगा। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा अगर पूछ दिया जाए आपसे तो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। आगे समझिए, मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता। अब एक बात और ध्यान दें, अब सर्वोच्च न्यायालय से जो भी न्यायिक संबंधित बात होगा ना, तो सब अमेरिका के संविधान थे। जैसे सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता बताएं, जनहित याचिका, जनहित याचिका। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देंगे जनहित याचिका के बाद याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्वालोकन, न्यायिक पुनर्वालोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा विधि का संरक्षण, विधि का संरक्षण। इसके अलावा वित्तीय आपात, तो ये सब किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से। फिर से देखिए कौन कौन सा है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना, ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, जनहित याचिका, ठीक ना, जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्वालोकन, ठीक ना, स्वतंत्र न्यायपालिका, विधि के समक्ष संरक्षण और वित्तीय आपात। और कोई छूट रहा है? चलिए तो ये था अमेरिका के संविधान से। अगला देखेंगे अमेरिका संविधान के बाद आयरलैंड के संविधान से। चलिए आयरलैंड के संविधान से 3-4 बात है ही, लेकिन तीनों 4 बात बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पहला बात तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक ना, तो यह अमेरिका के संविधान से नहीं, आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया या निर्वाचक मंडल, निर्वाचन प्रक्रिया जो विधि से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाएगा कला साहित्य विज्ञान सामाजिक सेवा से, यह भी आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करने की विधि को मनोनीत करने की विधि, यह भी लिया गया किसके संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में किया गया है? 3 में, अनुच्छेद 80 के 3 में, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करने की विधि, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सब आयरलैंड के संविधान से। क्लियर है। आयरलैंड के बाद देखिए और दक्षिण अफ्रीका देख लीजिए।
दो बात है, संविधान का संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा का निर्वाचन प्रक्रिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक ना। तो दक्षिण अफ्रीका, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, ठीक है, एक बात। और दूसरा बात क्या है, तो है राज्यसभा का निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा का निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है। तो ये दो बात है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, मात्र दो बात ही याद रखना दक्षिण अफ्रीका से, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा का निर्वाचन प्रक्रिया। आयरलैंड से राज्य के नीतिशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाएगा, यह विधि अनुच्छेद कितना के तहत किया जाता है, 80 के 3। आगे ध्यान देंगे जापान, तो जापान से लिया गया विधि के समक्ष स्थापित प्रक्रिया, विधि के समक्ष स्थापित प्रक्रिया। तो मात्र एक बात याद रखिएगा आप जापान से, विधि के समक्ष स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। जापान के बाद जर्मनी देख लीजिए, एक ही बात इसमें याद रखना है, आपात उपबंध। आपात उपबंध की चर्चा कहाँ से, राष्ट्रपति के पास आपात उपबंध की चर्चा है, आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी के संविधान से। तो जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध की चर्चा, जापान के संविधान से विधि के समक्ष स्थापित प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, और राज्यसभा में निर्वाचन विधि, राज्यसभा की निर्वाचन विधि। आयरलैंड से नीति निषेधता, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाएगा। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो पहला बात क्या चीज, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना अगर पूछा जाए तो अमेरिका, अगर प्रस्तावना की भाषा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया। तो प्रस्तावना की भाषा, ठीक ना, भाषा ना, प्रस्तावना की भाषा। ध्यान देंगे संयुक्त अधिवेशन, ठीक ना, संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा राज्यसभा के दोनों की एक बार बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत, इसको ही संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन विधि किसके संविधान से, ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा राज्यसभा की एक साथ बैठक बुलाया जाएगा, उसे संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और इसी को बोल सकते हैं संघ सूची, राज्य सूची के अंतर्गत आया था केंद्र राज्य संबंध की चर्चा, ठीक ना, केंद्र राज्य संबंध, या इसी को बोल सकते हैं केंद्र राज्य संबंध के बीच शक्तियों का बंटवारा, ठीक ना, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन या बंटवारा। तो ध्यान देंगे ये सब संविधान से लिया गया, किसके, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कौन कौन सा बात, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान, संयुक्त अधिवेशन किसके संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ठीक है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान। लेकिन अवशिष्ट सूची अगर आपसे पूछ दिया जाए कनाडा के संविधान, क्लियर है। केंद्र राज्य संबंध या शक्तियों के बीच विभाजन, किसके, केंद्र और राज्य संबंध और या केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भी किसके संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अब बच गया कौन, जर्मनी तो हो गया, जापान हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, आयरलैंड हो गया, कनाडा देखिए, कनाडा, ठीक ना। तो कनाडा में देखिए पहला तो राज्यपाल का पद या एक संघीय शासन व्यवस्था, तो संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है। तो संघीय शासन व्यवस्था किसके संविधान से, कनाडा के संविधान से। इसके अलावा राज्यपाल का पद, राज्यपाल के पद किसके संविधान से, कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति, सशक्त केंद्र, परामर्श की शक्ति है उच्चतम न्यायालय का, ठीक है, ये सब हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का परामर्श शक्ति,
चलिए ध्यान देंगे कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से लिया गया क्या चीज, संघीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल का पद, अपशिष्ट शक्ति, सशक्त केंद्र बताए थे, और उच्चतम न्यायालय के परामर्श शक्ति कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखें प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध या शक्तियों के बीच विभाजन। एक रूस देखेंगे तो रूस में, और एक बच गया फ्रांस। ठीक ना, तो रूस और फ्रांस को देखेंगे। रूस में हम लोग देखेंगे तो रूस में है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक ना, तो मौलिक कर्तव्य। और एक और बोल सकते हैं रूस से पंचवर्षीय योजना। कौन सा, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। ठीक ना, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। फ्रांस के संविधान से, तो फ्रांस के संविधान से है क्या चीज, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ठीक ना, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। और एक है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की नारा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक ना, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की नारा किसके संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो ये सब शासन व्यवस्था लिया गया है, ये विदेशी स्रोत के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। कहीं कहीं आपसे पूछेगा कि शून्य काल की व्यवस्था किसके संविधान से लिया गया। ठीक ना, शून्य काल। ठीक ना, तो शून्य काल की जो व्यवस्था लिया गया भारतीय संविधान से है। ठीक ना, यानी भारतीय के संविधान का है शून्य काल व्यवस्था। ठीक है, तो ये भारत के संविधान से। तो लगभग आप लोग देख चुके होंगे कि किसके देश से कौन कौन सा चीज लिया गया। यही सब चीज क्या था, संवैधानिक स्रोत के रूप में हम लोग पढ़े थे। ठीक ना, तो संवैधानिक स्रोत में पढ़े ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति का संवैधानिक पद, एक समान कानून व्यवस्था, एकल नागरिकता। ठीक ना, मंत्रिमंडल की व्यवस्था, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। अधिक मतों से जीतने की शक्ति ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, आगे पढ़े थे अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, विधि के समक्ष संरक्षण और वित्तीय आपात। ये सब अमेरिका के संविधान से। ठीक है, आगे ध्यान देंगे तो हम क्या बताएं, आयरलैंड के संविधान से 3 बात बताएं। राज्य के नीति निषेधकता, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करने की विधि, अनुच्छेद 80 के 3 के तहत मनोनीत किया जाए। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से 2 चीज बताए थे, एक संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया और एक राज्यसभा के निर्वाचन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। जापान के तहत बताए थे विधि के समक्ष स्थापित प्रक्रिया, जबकि जर्मनी के संविधान से बताए थे आपात उपबंध की चर्चा। ठीक है, आगे ध्यान देंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 3-4 बातों को देखें, प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों के बीच विभाजन। ठीक है, कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल का पद, ठीक है ना, अपशिष्ट शक्ति, सशक्त केंद्र या उच्चतम न्यायालय के परामर्श की शक्ति। क्लियर है, आगे ध्यान देंगे हम बताए थे रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, फ्रांस के संविधान से हम बताए गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की नारा और शून्यकाल की व्यवस्था तो भारत के संविधान से। ये था विदेशी स्रोत हम लोग का। और आगे हम लोग अब संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे। तो कल के क्लास में हम लोग देखते हैं किस चीज़ के बारे में, तो 8 अनुसूची का जो चर्चा किए हैं मूल संविधान में और 12 अनुसूची के बारे में। तो कल हम लोग 12 अनुसूची को पूरा अच्छा तरह से देखेंगे और उसके बाद भाग 1, 2 करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का 8वां क्लास था पॉलिटी का। अब डेली क्लास आप लोग का रखा जाएगा। कैसा क्लास लग रहा है इसके बारे में आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग के लिए ऑफलाइन क्लास वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे कि रेलवे का क्या हुआ है। रेलवे के लिए ग्रुप डी का सेट प्रारंभ हो गया है कोचिंग में। ठीक ना, और सेट का टाइमिंग है आपका 10 AM से 11:30 AM। ठीक ना, डेली रेलवे का सेट चलेगा और इस रेलवे के ग्रुप डी के सेट में सेट और डिस्कशन दोनों कराया जा रहा है। ठीक ना, बाकी बात आपका बिहार SSC का भी सेट चल रहा है, NTPC का भी सेट चलाया जा रहा है और एक देख लेंगे टीचर का। ठीक ना, PRT का, टीचर में PRT का सेट चल रहा है। इसका टाइमिंग आपका 11 बजे से 1 बजे तक है। ठीक ना, जो कि डेली अभी PRT का लगभग आपका 111 सेट हो चुका है या 112, ध्यान देंगे 112 शायद सेट हो चुका है। जबकि BPSC का देखेंगे, BSSC का
तो BSSC का 385 सेट हो चुका है BSSC का, क्लियर है। 385 सेट BSSC का, PRT का 112 सेट, और NTPC का देखेंगे तो NTPC का आपका सेट चल चुका है कितना, तो 25 सेट NTPC का चल चुका है। आज पहला सेट चला है ग्रुप डी का। आप लोग डेली सेट में नियमित तरीका से बने रहेंगे, बहुत फायदा होगा सेट और डिस्कशन, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं रखा जाता है, अगला क्लास हम लोग कल मिलते हैं। समझ में आया ना आप लोग को, ठीक है। कल पूछ लीजिएगा जो बच गया, ठीक उसी पे